विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशंस का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। इशू साइज 106 करोड़ रुपए है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड 155 से 163 रुपए प्रति शेयर है। आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी कहां करेगी और क्या है योजनाएं और ये पूरा जो कारोबार है इनका ये किस तरह से काम करता है, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के सीएमडी सचिन विनोद गांधी साहब। सचिन, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। अच्छा लग रहा है आपसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। और मैं आपकी कंपनी की तमाम चीज़ों से गुजर रहा था तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी जो आपने आपकी कंपनी का मोटो है कि कंस्ट्रक्शन बड़ा हो या छोटा है, आप तैयार हैं हर तरह से अपनी ओर से मदद करने के लिए, अपनी ओर से सपोर्ट देने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मतलब छोटे प्रोजेक्ट तो मुझे कोई नहीं दिख रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हो, समृद्धि मार्ग हो, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हो, मेरठ अलीगढ़ हाईवे हो, गोवा एयरपोर्ट, मतलब शायद मेरी गिनती कम पड़ जाएगी। तो ज़रा सबसे पहले तो हमें बताइए कि इस आईपीओ को कारोबार में आगे बढ़ाने का क्या मकसद रहेगा इस आईपीओ के जरिए? सर, क्या इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर का फोकस, इसको देखते हुए हमने भी इसको एक्सपांड करने के लिए किया था। अभी कंपनी आईपीओ के जरिए जो पैसा आने वाला है, ये अपना इक्विपमेंट रेंटल बिजनेस है। उसमें लगभग 47 करोड़ रुपीस के आसपास का हम नया इक्विपमेंट खरीदने का प्लान कर रहे हैं इससे आगे। इसमें से 40 करोड़ रुपया हमारा दूसरा एक वर्टिकल है जो हमारा सेम इक्विपमेंट रेंटल के अकॉर्डिंगली दूसरा एक वर्टिकल काम करता है जो रिफर्बिशमेंट और ट्रेडिंग का है, करके यूज करेगी। और बचा हुआ जो भी है उसको एज ए जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से यूज होगा। ये तो हुई मैक्रो आउटलुक को लेकर चर्चा, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल्स की बात कर सके तो रेवेन्यू करीब 350 करोड़ के आसपास है। आपका नज़रिया क्या रहेगा? रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी कितना रिपोर्ट कर सकती है और मार्जिन्स अभी कितने हैं और एक्सपेंशन के बाद कितने तक एक्सपैंड हो सकते हैं? ऐसा है कि कंपनी दो वर्टिकल में काम करती है। रिफर्बिशमेंट वाला सेगमेंट कंपनी का, अपने आरएचपी में भी हमने बताया कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में दोनों सेगमेंट ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया हुआ है और आगे भी कंपनी को इसी तरह की उम्मीद है। कंपनी काफी पॉजिटिव है दोनों सेगमेंट के लिए, क्योंकि अपन साइलेंट पीरियड से जा रहे हैं, लेकिन काफी कंपनी पॉजिटिव है अपने बिजनेस के लिए। चीज बताइए सचिन जी कि कौन कौन से फोकस एरियाज हैं जहां पर कहीं ना कहीं अब कंपनी का फोकस बढ़ेगा, और दूसरा ये कि अगर हम आपके पूरे इस कंपनी के ब्रेक थ्रूज को देखें, प्रोजेक्ट्स को देखें, तो आप किन चीज़ों को सबसे बड़ा पावर पंच मांगते हैं अपने इस कारोबार में आगे बढ़ने के लिए? गवर्नमेंट का फोकस है, सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे सेक्टर, मतलब सारे प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इक्विपमेंट का सप्लाई करती है। कंपनी रोड मेंटेनेंस, एयरपोर्ट, रेलवेज, माइनिंग, इस सारे सेक्टर में कंपनी काम करती है। डिफेंस में करती है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज में करती है। तो सारे सेक्टर में कंपनी इक्विपमेंट सप्लाई करती है। तो कंपनी का फोकस सारे सेक्टर के ऊपर रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कंपनी का रहेगा रोड मेंटेनेंस और एयरपोर्ट के ऊपर। आगे चलते हुए कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल, तो ये दोनों की कंपनी का फोकस एरियाज। बिल्कुल, तो ये दोनों की फोकस एरियाज रहेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑर्डर पाइपलाइन कैसी है? कोई नए प्रोजेक्ट्स जहां पर आपने बिड किया है, जो नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं अगले 2-3 साल के लिए, कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं? सर मैम, कंपनी काम करती है पहले तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
रिलेटेड इक्विपमेंट सप्लाई का काम करती है। तो आने और सेम टाइप पे कंपनी काम करती है मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जितने भी रोड प्रोजेक्ट बने हुए हैं, तो टीओटी बेस के जितने भी रोड प्रोजेक्ट है, इसी के ऊपर कंपनी का कंटिन्यूअस प्रोसेस में इसके ऊपर कंपनी काम करती है, जो टोल ऑपरेट और मेंटेनेंस। तो जितने नेशनल हाईवेज है, ये कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर कंपनी इसमें इक्विपमेंट का सप्लाई करती है। प्लस स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, जो पाइपलाइन में है अभी। स्टेट गवर्नमेंट के भी महाराष्ट्र में भी काफी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो कंपनी का सारे प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस रहेगा। कंपनी रिसेंटली अभी काफी एयरपोर्ट में भी काम कर रही है। नवी मुंबई एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में भी कंपनी का काफी अच्छा फुटप्रिंट है अभी। आम कारोबार में दिख भी रहा है। उनमें गोवा जो एयरपोर्ट है उसमें भी आपका सिग्निफिकेंट रोल रहा है। हमें ये बताइए कि कोई भी कारोबार बिना कंपटीशन से आगे नहीं बढ़ता। तो अगर हम आपके पेयर्स को देखें, आपके कंपटीशंस को देखें, तो आपके इस सेगमेंट में आप कंपटीशन किस तरह का देख रहे हैं? है ना, कंपनी दो वर्टिकल में जो काम करती है, तो उसमें थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि रोड सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां ऑर्गेनाइज प्लेयर मार्केट में कम है। तो कंपनी के पास ऐसा जैसा ऑर्गेनाइज कंपटीशन सामने नजर नहीं आ रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट इतनी है, क्या कंपटीशन भी रहेगा तो इतना फुलफिल करना सारी कंपनियों के लिए पॉसिबल भी नहीं होगा। तो काफी पोटेंशियल ग्रोथ है इस सेक्टर में। तो कंपटीशन ऐसा जितना काम नहीं करेगी इसमें, और ना ही इसमें ऑर्गेनाइज कोई प्लेयर भी है। बिल्कुल, तो कंपटीशन का ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स काफ़ी कम है, जिसके चलते कंपटीशन का इम्पैक्ट कम रह सकता है। गांधी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबकी नज़र इस आईपीओ पर रहेगी। स्टॉक्स पर चर्चा हो रही है और इन्हीं में से एक सेक्टर की चर्चा कर लेते हैं, पावर सेक्टर की, क्योंकि आज पावर फाइनेंस शेयरों में हम देख रहे हैं गिरावट नजर आ रही है। सबसे पहले जरा पीएफसी को देखते हैं। पीएफसी यहाँ पर दबाव नजर आता हुआ, आरईसी, और आमतौर पे पीएफसी और आरईसी में जो दबाव और तेजी होती है, ये दोनों लगभग एक जैसी नजर आती है। तो आज पीएफसी और आरईसी में 4 से 5% तक की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। इरेडा भी 3% नीचा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी पावर स्टॉक्स की, तो जिसकी चर्चा इन 2-3 स्टॉक्स के साथ और बनती है वो है एनटीपीसी की। आज देखिए लगभग 2% की गिरावट यहाँ एनटीपीसी में भी नजर आ रही है। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें ज़रा बताइए कि क्या ये जो करेक्शन है, इनमें किसी भी शेयर में कोई मौका बन सकता है? क्योंकि आमतौर पे आम जो रिटेल इन्वेस्टर है उसकी निगाह पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी और इरेडा जैसे स्टॉक्स पे रहती ही रहती है। जी, तो देखिए, बिकवाली का प्रेशर तो काफी है पूरे बाजार में ही। रादर गए 2 दिन से काफी बिकवाली है। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं, तो अभी भी मैं कहूंगा जिनके बाय एंड होल्ड का स्ट्रेटेजी है, टाइम दे सकते हैं, निवेशक है, तो उनके लिए बिल्कुल मौके खोजने चाहिए कि कहाँ सही डिप रहेगा एंट्री करने के लिए। क्योंकि ये जो सब शेयरों में अभी बिकवाली हो रही है वो शॉर्ट टर्म पेन है। तो पहले बात करें पीएफसी की, तो पीएफसी में एक पॉसिबल डबल टॉप 560 के स्तर पे दिखा है, और वहां पे बार बार ये स्टॉक बिकवाली का शिकार हो रहा है। पर ये शॉर्ट टर्म पेन है। माइनर सपोर्ट आपको शायद 512 के आसपास है। पर जिनको खरीदना है, जिनके पास टाइम है होल्ड करने का, मैं कहूंगा 500 और 495 ये रेंज में जब भी मिले शेयर, आपको ये इसमें वापस री एंट्री करनी है। क्योंकि जो मीडियम टर्म प्राइस स्ट्रक्चर है बहुत ही मजबूत है, और वहां से वापस स्टॉक अच्छी खासी उछाल दिखा सकता है। तो 495 से 500 आपका बाइंग लेवल है। जिनके पास है उनको बने रहना है। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है 460 का, और शॉर्ट टर्म में कोई मौके मुझे नहीं दिख पा रहे इसमें जहां पे एग्जैक्ट रिस्क रिवॉर्ड का पे ऑफ हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जो लेवल्स मैंने सजेस्ट किए वहां पे वापस री एंट्री या बाय करने की मैं सलाह दूंगा। बात करें इरिडा की, तो इरिडा में भी जो प्राइस स्ट्रक्चर है काफी जो है थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर है। रिसेंटली 235 240 का एक सपोर्ट लेवल ब्रीच करा था, और 300 से काफी वन वे धीरे धीरे एक मोमेंटम वीकनेस देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 210 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको कभी मिलता है आगे जाके, तो वापस आपको खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तो जिनके पास है यहाँ से तो बने रहिए,
210 का एक सपोर्ट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 210 से एक रिकवरी का रैली जरूर मिलेगा आपको। जिनको खरीदना है 210 का लेवल है, और स्टॉप लॉस ये ट्रेड में 190 का रहेगा। तो रिकवरी अगर आए वहां पे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, पर वापस रिकवरी आएगा तो स्टॉक 250 से 260 ट्रेडिंग के माध्यम से चल सकता है। कंपनियों और इसके साथ ही एनटीपीसी पे भी राय अक्षय जी की। बढ़ते हैं आगे। यूबीएस